आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब पार्लियामेंट हमें अल्लाह ने ऐसी नसीब की है कि हम उसको अवाम के मैंडेट नहीं समझते। गंडापुर साहब अकल के नाखून ले। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी और जो जो ये करने की कोशिश करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। ये ऐसी एक बड़बोला है। इसकी क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये बचपना है। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। प्यूज वज़ीर आला KPK ने इनकलाब का नारा मुस्ताना बुलंद कर दिया है और धमकी दे दी है कि अगर हम पर एक गोली चलेगी तो वो बदले में 10 गोलियां चलाएंगे। CM KPK ने अपने बयान में इदारों को तंबीह भी की है कि वो अवाम के फैसले अवाम को करने दें और साइड पर हो जाएं, सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दें और बीच में ना आएं। इनकलाब के अलावा कोई हल नहीं है। वज़ीर आला गंडापुर के बयान में जहां एक तरफ सूबायत का अंसर गालिब था, वहीं रियासत मुखालिफ जज्बात से भी भरपूर था। इस बयान को वज़ीर आला की रवायती भड़कबाजी कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि 8 सितंबर को जलसे में तकरीर करने के बाद वो मुसलसल एक बयानिया जो है वो बना रहे हैं जिसमें वो सूबायत और कौम परस्त जज्बात को बढ़ावा दे रहे हैं। वज़ीर आला का अपना हाल तो ये है कि लाहौर जलसा हो या कल पिंडी का एहतजाज, वो दोनों जगहों पर बर वक्त जलवा अफरोज नहीं हुए। बस ज़बानी कलामी ही वर्कर्स के जज्बात को जो है वो उभारते रहे और आइंदा फिर आने का कहकर वापस चले जाते हैं। 8 सितंबर को उन्होंने बानी PTI की रिहाई के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था और इस तारीख को भी अब गुजरे 1 हफ्ता हो गया है। वज़ीर आला अली अमीन को कुछ नहीं जो है वो हासिल हुआ, लेकिन इस शोला बयानी की आड़ में वो मुसलसल वफाक़ पाकिस्तान में नफाक के बीज ज़रूर बो रहे हैं। इस बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आला KPK गाली से गोली पर आ गए हैं। इनका कोई बयान, इक़दाम और रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं है। अली अमीन गंडापुर अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने CM KPK के बयान पर रद्द अमल कुछ यूं दिया है। इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। ये ऐसी एक बड़बोला है। इसकी क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दे रही है, तो फिर इस पे सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। अब क्या CM KPK के इन बयानात के पीछे उनकी अपनी पार्टी भी खड़ी होगी या एक बार फिर PTI की मरकजी क़यादत जो है वो माफिया मांगती नजर आएगी, जैसे कि 8 सितंबर के बयान पर हुआ था? दूसरी जानिब मौलाना साहब ने आज आईनी तरमीम के मामले पर भी बात की और मौजूदा पार्लियामान की कानून साजी के हक से मुताल्लिक क्या कहा, वो भी ज़रा सुन लें। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी है। अब इन ख्यालात के बावजूद मौलाना साहब ने अपनी जमात का पार्लिमानी किरदार जारी रखने का मौक़िफ़ भी अपना लिया है, लेकिन एक बात साफ है कि मौलाना फजल रहमान कम से कम हुकूमती तरमीम के नाम पर किसी डॉटेड लाइन पर साइन करने को तैयार नहीं है। इन हालात में हुकूमत के लिए आइंदा हफ्ते तरमीम के लिए जो एक और कोशिश करना क्या आसान होगा या नहीं, दैट रिमेंस टू बी सीन। और इसी वजह से मुबसरीन का ख्याल है कि मौलाना साहब के बजाय कल सुप्रीम कोर्ट में 63A की जो रिव्यू पिटिशन है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा अहम है। अगर 63A का गुज़िश्ता फैसला जो है वो रिव्यू में बरकरार नहीं रहता है तो हुकूमत के लिए सेनेट में भी मैदान खुल जाएगा। वो वफादारियाँ तब्दील करवा कर आईनी तरमीम के लिए मेंबर्स और नंबर्स जो हैं वो पूरे कर लेगी और अगर ऐसा होता है
तो इन सब अवामिल का मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शौकत बसरा साहब जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हमें JUI फेस से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और उज़मा कारदार साहिबा कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद होंगी। तो एक बार फिर ज़रा आपको सुनवाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है, ज़रा वो सुनते हैं। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है, इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी है। अच्छा कामरान साहब ये बताइए कि मौलाना साहब इस पार्लियामेंट को जाली कह रहे हैं इस पार्लियामेंट का इतना हक ही नहीं है कि इस तरह की कोई आईनी तरमीम कर सके, लेकिन फिर आप एक मुसव्वदा भी जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो ये फिर क्या मतलब, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन लगती है कि पार्लियामान अगर इस काबिल नहीं है और जाली है, तो फिर आप जिस तरह कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए, आप अपना वेट ना डालें इस कैंप में, आप इससे अलग हो जाएं, तो वैसी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं हो सकेंगी अनलेस कल का सूरज कुछ और जो है वो हमें दिखाता है। ने तो मुसव्वदा देखे बगैर उस पर फतवा भी दे दिया। मुमकिन है जो चीज़ हम तैयार कर रहे हो वो हमारी जमात के प्रोग्राम के मुताबिक हो। और वैसे तो पार्लियामान को हम जाली कहते भी हैं और पार्लियामान जाली है भी है, मगर जाली कौन है? हम तो नहीं है जाली, हम तो मैंडेट लेके आए हुए हैं, हम तो उस मुश्किल सूरत हाल में इलेक्शन लड़के आए हुए हैं और ये फोरम हम छोड़ना नहीं चाहते। और इसके साथ साथ जो इश्यूज इनफैक्ट मौजूद हैं जो हमारे जमात के प्रोग्राम के मुताबिक होंगे, जो कानून साजी जो जमात इस्लाम के मुताबिक समझती होगी, उसके बारे में अगर हम इस फोरम पे भी अपनी आवाज़ या अपना जो ना कोई मसौदा दे देंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। काम साहब बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मुसव्वदा दे देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ क्योंकि मौलाना साहब ये कह रहे हैं ना कि इस पार्लियामान का हक नहीं है कि वो एक इस तरह की तरमीम कोई करे। जी, जिस तरह की तरमीम वो ला रहे हैं उस तरह की बिल्कुल उनका हक नहीं है, मगर इसके साथ कोई चीज़ हम जो है बहस के लिए और रख देंगे, कोई टेबल कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। इस पार्लियामान के हक से, इस हक से हम इनकार करते हैं कि वो इतना बड़ा वजन उठा सके। मैंडेट का मसला है ना, अगर मैंडेट ही नहीं है इस पार्लियामान का तो फिर तो नहीं करनी चाहिए। आपने बात मैं आप नहीं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रही। मैंडेट उनका समझा नहीं पा रही, आप समझ नहीं पा रहे कामरान साहब। दोनों में से एक बात है, मैं जरा थोड़े से नरम अल्फाज में इसको कह रहा हूँ। जी जी जी। तो बात बड़ी सीधी सी है, मेरा मैंडेट तो जाली नहीं है। मैं तो जो इन हालात में जो इलेक्ट होके आया हूँ तो मेरा मैंडेट तो जाली नहीं है, जाली तो उनका है जो उनका फॉर्म 47-45 का मसला है। या आज उसका उनके वोट खोल के देख ले तो जो है दूसरे मुखालिफिन के वोटों को डबल स्टैम्प किया हुआ है। तो ये जो है जाली जो है वो जाली होना जो है वो उनसे मंसूब है, हमसे मंसूब नहीं है। ठीक कामरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपको याद है जब आप ये सीट्स के मामले पर भी गए थे तो वैसे बज़ाहिरन आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक ही है कि जाली हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन जहाँ रिजर्व सीट आपको मिल रही थी वहाँ पे आपसे पूछा, आपने कहा नहीं इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ हम साइड करते हैं। तो ये तो वहाँ पे भी जो है वो काजी साहब भी जो है वो मुस्कुरा दिए थे। वहाँ पे भी बात की समझने का मसला है, क्या उसमें जो जिनकी पिटीशन नहीं थी उनको रिलीफ मिल जानी थी, वहाँ पे भी जो हुआ है उससे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ। चलें मैं ज़रा आपके पास भी आती हूँ, वैसे पहले ज़रा हुकूमत का और एलाइज का जो है वो मौक़िफ़ ले लूँ। मंदोखेल साहब, ये बताइए कि आपने सुन लिया कि इस वक्त मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामान जो है वो जाली है, पार्लियामान का इस्तकाक नहीं है कि इतनी बड़ी जो है वो तरमीम करे। ऑब्वियसली एक उनकी पब्लिक पोस्चरिंग है। जो आपके साथ पसे पर्दा ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, क्या वहाँ पर भी यही होता है या ये एक सियासी बयान है? में मौलाना साहब को समझना बड़ा मुश्किल काम है। एक ज़ीरक सियासतदान सौदा जो ना प्रोड्यूसर साहब, आप इस तरह कीजिए कि अगर मेरा ख्याल है काजी साहब ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप उनको फ़ोन लाइन पर ले लें तो उनका जो है वो मौक़िफ़ हमारे सामने आ जाएगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। शौकत बसरा साहब से, साहब आपने सुन लिया कि अभी कामरान मुर्तज़ा साहब सीट्स के हवाले से क्या बात कर रहे थे, मौलाना साहब पब्लिकली तो ये बात कर रहे हैं कि जी जाली मैंडेट है और बज़ाहिर लगता है कि आपका और उनका मौक़िफ़ सेम है टू एन एक्सटेंट।
बट एक हिस्ट्री है मौलाना की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ। आजकल खान साहब एक बड़ा जुमला जो है वो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट सज्जी दिखा के खब्बी जो है वो मार रही है। मौलाना साहब ये तो नहीं कर रहे कहीं? अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले, जो कल पाकिस्तान में कहने को तो ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट है, मेरे ख्याल में जो खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब के, ये मार्शल लॉ प्लस है। बल्कि ऐसा तो मार्शल लॉ द्वार में भी नहीं देखा था कि जिस तरह माओं बहनों बेटियों को अगवा किया जा रहा है। और कल चूँकि आप लोगों की कुछ चैनल्स की मजबूरियाँ आप नहीं दिखा पा रहे, और कहने को तो फिर कह रहा हूँ कि कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत है। कल इतना बड़ा कुछ हुआ रावलपिंडी के अंदर, हमारी माओं बहनों बेटियों के दुपट्टे खींचे गए, वहाँ पर डायरेक्ट गोलियाँ चलाई गईं, शेलिंग की गई, लोगों को अगवा किया गया, और यूँ लग रहा था जैसे मैदान जंग बना हुआ है। क्या पाकिस्तान का जो आइन है उसमें पुरअमन जलसा जुलूस एहतजाज, वो जमात जो पाकिस्तान के 90-95% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनको ये भी हक नहीं है। और उसके बाद हमने सवाल जरूर उठाया कल जब हमारे अगर उठाया होता तो आपका कोई चैनल, मुझे तो पूरे पाकिस्तान में कल देखता रहा। शौकत साहब, कल हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ही इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, राना एहसान साहब हमारे साथ थे और उनसे पूछा कि क्यों ये हुआ सारा। प्रोग्राम की बात वो आप करती हैं, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। कल जिस तरह का, इस तरह तो गजा और कश्मीर में भी नहीं होता कि लोगों ने जब उन पे शेलिंग हो रही थी, डॉक्टर मारिया वल्लाह बा खुदा, क्योंकि हम लोग लियाकत बाग के बिल्कुल करीब थे, मैं आपको फुटेज दे देता हूं। मैंने आपकी फुटेज देखी है, फुटेज दे देता हूं। देखिए मैंने आपकी फुटेज। और वहां पर लोगों पे जब शेलिंग हुई, लोग मस्जिदों में जाके उन लोगों ने अपनी जानें बचाई। उनको मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों पे शेलिंग हो रही थी। और एक खातून तो आपने देखा होगा, रोशन, जो जहाँ रोशन 80 साल जो बहुत बड़ी दहशतगर्द है, उसके साथ क्या किया। कहने का मकसद ये है कि कल भी ये सूरत हाल थी, ये दोबारा एक फॉल्स फ्लैग 9 में ऑपरेशन करने वाले थे। लोगों के हाथ जोड़ के मिन्नतें करके, मेरी फुटेज अगर आप चला दें, जो आप कल लोग नहीं चला सके, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने किस तरह अपने कारकुनान को, जो कहते थे हमने किसी सूरत पे हमने नहीं रुकना, हमने लियाकत बाग के अंदर जाना है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट अपने प्रोड्यूसर को कह दें कि वो अगर इसको क्लोज करके सुना दे, बस जिस तरह आवाज नहीं आएगी, मिन्नतें कर रहा हूं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है, मुझे ये बताएं कि ये क्या हालात है। वैसे एक मारिया, डॉक्टर मारिया, मैं एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर बता दूं कि इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पुरअमन तब्दीली या बांग्लादेश मॉडल, अब इसका फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। क्योंकि अभी मौलाना साहब की बात कर रहे थे, मौलाना साहब ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, ये अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं। अगर आप वो चला सकें कल की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनकी हम एक बल्कि वो तो हमसे एक हाथ बढ़कर कहते हैं कि अरबों रुपए में बलूचिस्तान की असम्बलियाँ, किसी की सिंध की असम्बलियाँ खरीदो फरोख्त की गई। वो एक मिसाल देते हैं बाकायदा, जिसमें अचक सब भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारा एक हल्का था, जो 7वें नंबर पर बंदा था उसको नोटिफाई कर दिया। आपके सामने शौकत बसरा बैठा है साउथ पंजाब से, 3रे नंबर पे एजाजुल्लाह को नोटिफाई कर दिया, जिसके 50,000 वोट हैं और मेरे लाख के ऊपर है। कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और फिस्तायत है, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, गुजारिश ये है कि आप किस तरह मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। आज लोग महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी जो है वो आपके सामने है। लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, सिर्फ धन दौस धांधली से जाली हुकूमत बचाने के लिए, अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए। आप जजेस पे हमलावर हो रहे हैं, आप अदलिया पे हमला हो रहे हैं, आजाद अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं, आईने पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हो रहे हैं। अब आपने कहा मौलाना फजल, देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारा कभी भी नजरियाती सियासी इत्तेहाद था और शायद आइंदा नाम हो। हमने, आपको पता है कि इस बात का कि 6 नुकाती आपको ये लग रहा है साहब खड़े हैं, आईने पाकिस्तान के नाम से बनाया, और मौलाना साहब का हमें हाई रिगार्ड है। मौलाना साहब, और मैं अभी मैं कह दूं, मौलाना साहब जिस तरह आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और हमारे दोस्त हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे बड़ा एहतराम है, और उनका बड़ा रोल है। जब ये वारदात डालने लगे थे, वो कोई मजबूर थे, कोई पता नहीं जरूरतमंद थे, रात के वक्त। अगर मौलाना साहब इसी तरह खड़े रहे तो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, जो ऑलमोस्ट बन चुका है। इसलिए जो भी हमारी तजावीज आपस में अगर हो रही है, अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारी जो आपस की अभी तक की बात, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
बहुत पॉजिटिव नोट पर है, बल्कि जिस दिन लास्ट टाइम सलमान अकरम राजा साहब ठीक है। और हमारे दोस्त मिले हैं, मौलाना साहब ने बाकायदा अहादीस का हवाला ठीक देके है। उन्होंने बताया कि किस तरह जुल्म और जबर हो रहा है ठीक और है। पाकिस्तान को के फ्यूचर से खेला जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम के ठीक है। हकूक से खेला जा रहा है। इसलिए जो वैसे मैं ऑन लाइटर नोट जो हम मसौदा तैयार करेंगे ना, मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने तो नवंबर तक चला जाना है जो हमें नजर आ रहा है, तो अगली जो असम्बली है उसमें हम तरामीम लेकर आएंगे जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी। चलें देखते हैं। मैं ज़रा मंदोखेल साहब वापस आ गए हमारे साथ। मंदोखेल साहब, हम बात कर रहे थे मौलाना साहब की, मेरा सवाल आप सुन चुके हैं, उसका अगर जवाब देना चाहें। क्या पब्लिक पोजीशन सेम है प्राइवेट पोजीशन से? बात करें जी 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 कादिर साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा, तो आपने जो शुरू में बात की मौलाना साहब का, मौलाना साहब यकीनन ज़रूर असम्बली को जाली कहे, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं है, वो पीटीआई के बारे में है। क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी का सिंध में पहले से कोई सीट नहीं था, पंजाब में पहले से नहीं था, बलूचिस्तान में माजी से ज़्यादा सीटें उनको मिली है। अगर इनको हरा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में डी खान के पेशावर की सीटों पे हराया गया। लेकिन साथ साथ मौलाना साहब यकीनन एक ज़ेरक सियासतदान है, वो लचक भी पैदा करता है। लेकिन कादिर भाई, क्या आपको, क्योंकि बज़ाहिरन तो मौलाना आपको ही कह रहे हैं ना, क्या कभी चले इनके बारे में किसी और के बारे में क्या पसे पर्दा मौलाना साहब ये बात करते हैं एक जाली पार्लियामेंट है? देखिए, मैं एक चीज कहूँगा, बिल्कुल मौलाना साहब ये तो मंदोखेल साहब कहते हैं आपकी रिकॉर्ड ये सियासी रहनुमा है। मैं बोलूं? जी जी प्लीज। अच्छा, सियासी रहनुमा है, यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलसे जुलूस में मुख्तलिफ बातें होती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जाली असम्बली के बावजूद मौलाना साहब जो मसौदा किस लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ या पीटीआई के साथ, तो इसकी निशानदेही है कि मौलाना साहब इस असम्बली का में किरदार करना चाहता है। यकीनन बहुत सारी चीज़ों पे उनके इख्तलाफ हो सकता है। मिसाक की जमहूरियत में जहां इमरान खान साहब का बीबी शहीद और नवाज शरीफ का साहब का साइन है, वहां मौलाना साहब का भी सिग्नेचर है। तो जिस पॉइंट पे हम इतफाक कर सकते हैं तो वो हम इतफाक करेंगे, जिस पे इतफाक नहीं कर सकते वो मौलाना साहब की पार्टी को इख्तियार है उस पर इनकार कर दे, और वो हमारे पास भी इख्तियार है कि मुस्लिम लीग नून की हर बात को हम इनकार करें, उसके साथ जरूरी नहीं है। लेकिन साथ साथ ये है कि ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, जहाँ TADL ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के मजे लूट रहे हैं, कमेटियों को पैसे मिल रहे हैं, जहाज की टिकट मिल रहे हैं, तो इनका किरदार क्या है पार्लियामेंट में? तो पार्लियामेंट में यही किरदार है कि वो कानून साजी कर ले, चाहे कानून साजी कर ले, जो इतफाक हो ठीक है, इतफाक ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली पार्लियामेंट का मकसद जहां करोड़ों रुपए, गालबन 10 करोड़ रुपए एक दिन का आवाम की खिदमत के लिए कुछ काम करना है। बिल्कुल सही। अवाम की खिदमत के लिए तो तजावीज होती है, असम्बली का फ्लोर होता है, डिबेट होता है, और ये सारी चीजें होती है। और फिर मैं एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पीटीआई की हुकूमत है पिछले 11 साल से, आप बता सकते हो कि पेशावर के अलावा किसी शहर पे इनका ग्रिप है? यहाँ कोई गवर्नमेंट का रिट है किसी ये तो मौलाना साहब इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे अगर कादिर भाई अगर इजाजत दें, मैं क्योंकि कामरान साहब हमारे साथ थोड़े जरा मुख्तसर वक्त के लिए, मैं उनसे एक चीज पूछ लूँ जरा। कामरान साहब ये बताइए कि इस वक्त ये भी आ रहा है, जरा बसर साहब भी कह रहे हैं कि आप और पीटीआई जो है वो एक मुसव्वदा अपना जो है वो तैयार कर रहे हैं और कोशिश होगी कि कंसेंसस जो है मिलकर भी आप एक मुसव्वदा जो है वो पेश करें। क्या इस बात पे कंसेंसस हो गई है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको किसी भी अदालत चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या आईनी कोर्ट हो, उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, वो वहां पर नहीं होंगे? क्या इस पे इत्तेफाक है? देखिए, इसमें स्पेसिफिक नहीं होती। हमें काजी ईसा की होने या ना होने से कोई प्रॉब्लम जो है ना वो उस तरह से नहीं है। हम एज पे हम ये नहीं कहेंगे कि काजी साहब हो या ना हो, हम किसी और की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोस्त जो है वो हो या ना हो। हम जो है वो असूल की बात करते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का जो डॉक्यूमेंट आई है किसी हवाले से, उसमें बहुत सारी चीजें जो है मेरे पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी तक मुझे शेयर करने की इजाजत नहीं है तो मैं शेयर नहीं कर रहा, या जो मेरी तजावीज़ जो पीपल्स पार्टी तक गई हैं वो भी शायद वो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो पीपल्स पार्टी पे, मतलब जो पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है उस पर जो तजावीज़ हैं उस पर हमें खुशी हुई है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने जो गलत थी वो निकाल दी हैं। If I may interject,
दो चीज़ें, एक तो आपने कहा कि एज स्पेसिफिक हमें कोई एज वाला इशू जो है वो नहीं है, तो 65 to 68 आप उस पर मान चुके हैं? नहीं, मैं अपनी बात दोहराता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात दोहराता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ये पर्सन स्पेसिफिक कभी नहीं होते। हमारे लिए काजी साहब का होना या काजी साहब का ना होना कभी प्रॉब्लम नहीं है। हम असूल की बात करेंगे। हम ये बात कर सकते हैं कि एज इतनी होनी चाहिए या इतनी नहीं होनी चाहिए। उसमें काजी साहब मुमकिन है कि फॉल करें, उसमें मुमकिन है काजी साहब फॉल ना करें। हम असूल से आगे नहीं जाएंगे। हम किसी शख्स को सामने रख के उसकी मुताबिकत में आगे मामला तो लेके नहीं 65 to 68 जो एज है उसमें फिर पॉसिबिलिटी है कि आप उस पे मान जाएं। ऑफ कोर्स पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा। 68 पे कभी एग्री नहीं किया अभी तक, कभी ऐसी बात नहीं हुई है। उस पे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मौलाना साहब ने कल परसों ये बात नहीं की कि 67 तक भी जो है वो बांग्लादेश में भी जो है इस तरह उसको दुरुस्त रिपोर्ट नहीं किया गया। अच्छा, हम 68 की बात करते हैं और साथ मौलाना साहब ने ये कहा कि वैसे एक मॉडल जो है वो बांग्लादेश का भी है। ये इस तरह की बात हुई थी। बांग्लादेश मॉडल यानी 67 वाली बात जो है वो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, मगर उसको भी गलत रिपोर्ट किया गया। मेरे अपने हवाले से एक बात को गलत रिपोर्ट किया गया कि कंसेंट किया है जजों की ट्रांसफर को, जो कि बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ पे डिवीजन है मगर आज के हालात में मुनासिब नहीं है। मैंने ये कहा था। तो इफ मैं फिर से आपसे, ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए, 68 तक तो आप अग्री नहीं कर रहे, 65 to 67 परहैप्स कोई उसमें अग्रीमेंट हो जाए? नहीं, अब ये देखिए, अब इसमें कोई इस तरह से वो ना करिए। इवन जो है ना, ये बात आपको मौलाना साहब भी इस स्टेज पे नहीं कह सकते। उनको भी अपने पार्टी के इदारों से जो है ना वो उनके सामने ये बात रखनी पड़ेगी, उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मुर्जा कामरान साहब, आपके जाने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था। आपको मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं पूरी कौम की जानिब से। मुर्जा कामरान साहब एक मिनट खराजी तहसीन पेश कर लेते हैं कि आपने जो वारदात पकड़ी है, जो डाका डाला जा रहा था पार्लियामेंट पे, आपको सलाम पेश करते हैं। अच्छा, इस सलाम के साथ मेरा सवाल भी ले लें। वो जो आपने डाका पकड़ा था फंडामेंटल राइट्स वाला, वो निकल गया बीच में से? सिर्फ ये बता दीजिए। देखिए, अभी तक नून का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। अभी तक पीटीआई का डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी का डॉक्यूमेंट आया है और हमने साथ किया है कि पीटीआई को बिठाया जाए। ये कल की मीटिंग में जो बात हुई है, मैं ये भी बात आपके सामने रख रहा हूँ। हमने कहा है कि इसमें मुनासिब होगा कि पीटीआई भी बैठे और उनके भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं और शायद हमसे भी अच्छे हैं, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स वाला जो था वो पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में निकल गया है, ये इतना बता दीजिए। जी, अब उनके उसमें नहीं है। आर्टिकल 8 वाली बात भी नहीं है। कोर्ट के इख्तियार वाली बात जो है वो 199 को जो श्रिंक कर रहे थे उसमें इख्तियारात को, वो भी नहीं है। अब उनमें 51 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, काफी चीजें नहीं है। कामरान मुर्जा साहब, ये भी चेक कर लीजिएगा कि 3 मुसव्वदे हैं। नून को तो खैर अभी मिला ही नहीं है जहां से आना है, तो चेक कर लीजिएगा मुसव्वदा जाली कौन से हैं और असली कौन से हैं, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो एतबार किया करो, हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कामरान मुर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। और आपने कम से कम ये बता दिया कि जो भी पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त मुसव्वदा आपके पास आया है, उसमें जो ये सारी आपकी जो इसमें जो आपकी एतराज़ात थे वो निकाल दिए गए हैं, खासतौर पे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। उज़मा कारदार साहिबा ने में ज्वाइन, उनकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा मंदोखिल साहब की तरफ जा रही हूँ। मंदोखिल साहब, जो ये एक बात आ रही है बिलावल साहब की जानिब से, क्योंकि अभी हम काजी साहब की बात कर रहे थे और आपके मुसव्वदे की बात हो रही है, बिलावल साहब कैटेगोरिकली जो है ये कह चुके हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो क्या वजह है कि अभी तक आप इत्तेहादी मतलब एलाइड पार्टी हैं, अब 25 दिन तकरीबन रह गए हैं काजी साहब के सपोज्ड रिटायरमेंट में, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आप करवा सके? देखिए मारिया बीबी, जब आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले हो जाता है तो ऐसे क्या जल्दी है? अगर आप माजी का मिसाल काजी फाइज साहब का नोटिफिकेशन का हवाला देती हो तो वो कोई रूल्स नहीं है, रूल्स नहीं है। 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले भी आ सकता है। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, यकीनन जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है या मौजूदा जो कवानीन है उसके मुताबिक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही है, मगर कानून अगर आगे चल के बदल जाता है तो फिर यकीनन हालात बदलेंगे।
तो ये सारी सूरत हाल है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो खत लिखा वो एक लियासी चार्जशीट है, क्योंकि वो 14 कोई इल्जामात है इसके ऊपर, मुनीब अख्तर साहब के ऊपर और खुद उसके ऊपर। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कानून के तालिब इल्म के हिस्से से, मैंने कभी 77 साल तारीख में या अंग्रेज की तारीख जो हम पढ़ते हैं कानून के हवाले से, ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि इख्तलाफी नोट जजेस का हक है। मगर इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोनों जजेस साहिबान की जो तस्लील करता है अपने उस कमेंट्स पे, और फिर साथ साथ ये कहता है कि उन्होंने आइन से तजावुज किया है, और फिर साथ साथ ये भी कहता है कि पीटीआई के 80 अरकान को धमकियां दे रहा है। तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की है, जहां आइन का आर्टिकल 51 क्लास 6E में लिखा हुआ है कि 3 दिन का टाइम है प्राइवेट आजाद उम्मीदवारों का, और वो अपने तरफ से 15 वर्किंग डेज दे रहे हैं, यानी हफ्ता इतवार मिला के तो 19-20 दिन बन जाता है। क्या आइन खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या उन 2 जजेस ने ये दुरुस्त नहीं फरमाया कि अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल करेगी तो आर्टिकल 51 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा? ये तो आम लोगों को पता है, आप भी आइन पढ़ेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेहद एहतराम है मुझे, मेरी पार्टी को, उनको, लेकिन वो कहते हैं मैं अपनी चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं मानता। मैं पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को बहाल कराओ, फिर ये ऑर्डिनेंस को आप कोर्ट के सामने रखो। लेकिन काजी साहब इसमें देखिए ये भी तो है, हाँ कर लें ना जो मारिया पूरे जुमला सुन ले। ये इख्तियार उनको किसने दिए है कि वो अपने जो मुतालबात एज ए जूनियर जज चीफ जस्टिस के सामने पेश करे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को वो रद्द करे? इनको इख्तियार किसने दिया है? क्या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है? मैं ये कहूंगा कि इनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस बनता है दोनों जजेस के खिलाफ। और सर आप डाल देना, वो तो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डाल देना सर आप, हाँ डाल सकते हैं फिर तो आप, अगर आपको लगता है तो वो तो आपका भी इस्तेकाक है, आप डाल सकते हैं। कोई भी डाल सकता है, कोई भी वकील डाल सकता है, कोई भी आदमी डाल सकता है, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस की खत जो है उनके खिलाफ चार्जशीट है। तो चले ये वो मेरे ख्याल बिल्कुल वो एक डिबेट है, क्योंकि उसमें ये भी है कि फिर शुरू करना पड़ेगा कि जहां ये कहा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत जो है वो इंटरप्रिटेशन की, जो जिसमें काजी साहब भी शामिल हैं, 11 जजेस का एक अपना फैसला है, किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई एक पार्टी नहीं है, वहां से भी चीज़ें जो है शुरू हो सकती हैं। बट देन अगेन वो एक डिबेट है जो एक नेवर एंडिंग डिबेट है। उज़मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उज़मा साहिबा, अभी क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, इस वक्त जो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें बड़ी माजरत के साथ मौलाना साहब के साथ एक डाइकोटमी उनकी स्टेटमेंट्स में आ रही है। एंड नोइंग मौलाना साहब, उनकी एक हिस्ट्री है आप दोनों पार्टीज़ के साथ, तो मौलाना साहब को आप लगता है कि कायल कर ही लेंगे, कुछ ले दे पे शायद मामला चला जाए और आप कायल कर ही लेंगे मौलाना साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहूँगी, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, हालांकि मुझे कोशिश मैंने पूरी की थी। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मौलाना साहब की बात की मैं तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले आपके एक पीटीआई के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये एक ठेका उठाया हुआ है उनकी पार्टी ने कि उन्होंने हर हालत में, चूंकि उनका 1 पेज लीरो लीर हो चुका है, उन्होंने हर हालत में इस्टेब्लिशमेंट पे कीचड़ उछालना है, उन पे उंगलियां उनकी तरफ उठानी है, क्योंकि अब उनका 1 पेज उनको कहीं मिल नहीं रहा है। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आई थिंक कि हमें अपने इदारों को मजबूत करना है और हमारे इदारे हर जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है, और चाहे वो कोई भी पार्टी आए, जब वो अवाम का मैंडेट लेके आते हैं तो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। मेरे ख्याल में मौलाना साहब अपनी इनिंग्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और इसी को सियासत कहते हैं। जाहिर है हर पार्टी का अपना, जी मैंने कहा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं आजकल। देखिए मंजे में सियासतदान तो हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इस बात के इस्तेमाल होता है उनके साथ, हर कोई कहता है जीरक सियासतदान।
तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने पीछे आपने देखा किस तरह से उन्होंने पूरी स्पेस घेर ली, मीडिया पे भी घेर ली और हर तरीके से वो फ्रंट फुट पे आके वो खेल रहे थे और सारे लोग जो हैं उनको जाके सलाम पेश कर रहे थे और उनके आस्थाने पे सॉरी कथा कलामी की माफी, यही एक चीज आपका बिल्कुल, वो तो हाजिरी सब दे रहे हैं, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हैं आजकल, सारा फोकस वहीं पे। बट साथ आज जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की कि मौलाना साहब इज नॉट आवर ओनली ऑप्शन, वी हैव अ प्लान बी एज वेल। तो वो प्लान बी कल की जो हेयरिंग है 63A वाले पे, वो प्लान बी है, और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि वो प्लान बी आपका बन सकता है? अभी तो उस पर जो है वो हेयरिंग है, उसका जो है वो रिजल्ट आना है, कैसे ये फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से, क्या है प्लान बी? देखिए, अगर एक सियासी जमात और ख़ास तौर पे हम हुकूमत में हैं, अगर हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं तो फिर मेरे ख्याल में हमारे बड़े सवालात उठ जाते हैं हमारी सियासत पे। हर सियासी पार्टी जो है उसके पास प्लान ए भी होता है, फिर प्लान बी भी होता है और प्लान सी भी होता है। तो वो देखते हैं कि कौन से प्लान में सबसे ज़्यादा इस वक्त सक्सेस रेट का जो है उसमें पॉसिबिलिटी है और कौन सा कामयाब हो सकता है। तो जाहिर है अब यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट डॉक्टर मारिया, ये कोई अच्छी जो स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो 63A के हवाले से हियरिंग है और जो उसके सामने फैसला आएगा वो भी पूरी कौम उसको देखेगी, क्योंकि हम ये पर्सनली फील करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया इसलिए पंजाब से शुरू हुआ क्योंकि कानून को रीराइट करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, जिसकी वजह से एक जो आइन का सवाबदीद था वो उधर उस कोर्ट में चला गया, जिसकी वजह से बहुत हालात जो थे वो खराब होते चले गए। तो उसका अजाला करना बहुत जरूरी होता है। 63A में जो बहुत सारी, मैं भी एक MPA हूं और मैं उसी कानून के तहत मैं कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती थी, मुझे पता है, मैंने 10 दफा वो पढ़ा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया कि जी ना तो आपका वोट काउंट होगा और ना ही आप मेंबर रहेंगी पंजाब असेंबली की। तो वो तो बिल्कुल तहस नहस हो गया 63A। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आइन ने लिखा हुआ था वो क्या था और जो उसके जो रीराइट किया गया में इलेक्शन का भी लिखा हुआ था वो भी नहीं हुए। इस मुल्क में आइन काश ही फॉलो हो, सभी फॉलो करें तो क्या ही बात है। नहीं डॉक्टर मारिया, वो वहां पे आइन तोड़ा गया था। आइन कहते हैं कि जो सूबे का चीफ मिनिस्टर है सिर्फ वो आपकी असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। यहाँ पे सूबे के चीफ मिनिस्टर ने नहीं राइट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शौकत साहब, ये प्लान बी 63A का रिव्यू है। प्लान बी, प्लान बी काजी फाइज हिस्सा इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है और जो केस भी उनके पास लगेगा ये पूरा इसी प्लान पे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की सीटें छीननी हो, रिकाउंटिंग में छीन हो, या अभी 63A वाला है। बिल्कुल ये प्लानिंग के साथ है। आप ये देखें ना कि जो चीफ जस्टिस अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे और वो जजेस कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है, हमारे घरों में कैमरे लग गए हैं, वो कह रहे हैं जाएं आप पार्लियामेंट के पास। और दूसरी बात आप देखें कि ये वही अभी सुप्रीम कोर्ट है, 8 जज फुल कोर्ट का फैसला आता है, शाम को उसी रात ये जो वज़ीर आला बनी है हमारी हारी हुई मरियम सफदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि इन जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। आप जरा इज्जत से नाम लें चीफ मिनिस्टर का। पार्लियामेंट में खड़े होकर आप चीफ मिनिस्टर का जो नाम है वो उसके मुताबिक आप लें, टर्न पे बात कीजिए, मेहरबानी करें। इसी तरह पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं आपको बिल्कुल किसी की बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आप अपने टर्न पे बात कर लीजिएगा। जो नाम है अच्छा, वो प्लीज उनके पैगाम चला गया आपका, आप टर्न पे बात कर लीजिएगा। अच्छा, अब पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या क्या गोलाबारी नहीं की गई जजेस के ऊपर, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने ये जाली हुकूमत बचानी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते। सादिक साहब जो हैं, अयाज सादिक हैं, वो लेटर लिख देते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप इस फैसले को तस्लीम ना करें। 2 जजेस मिनॉरिटी जजमेंट देते हैं, वो कहते हैं रियासत तस्लीम ना करे। हम कहाँ जा रहे हैं? आज हालत ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जुडिशरी है, जो एक आज़ाद इदारा था, कल हमने जो एहतजाज किया, आज़ाद इदारा था। वैसे एक चीज़ मैं एक बात बताऊँ, नो बट दैट्स आल्सो डिबेटेबल। बंदयाल साहब पे इतने सवाल थे, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका हुआ, उन्होंने क्या उसके बाद ऑप्टिक्स के लिए साथ बिठाया। सुन ले मेरी बात,
जज अरशद मलिक, शौकत सिद्दीकी, कौन सी आज़ाद अदलिया? Agreed. क्योंकि वो उस वक्त आपके फेवर में जा रही थी। बात कर रही हैं आप। हाँ। अगर हम आज़ाद अदलिया होते तो आज दुनिया के अंदर हमारा टोटल 150 मुल्क या 155 है, हम लोग 150 पे खड़े हैं, शायद 5 मुल्क और रह गए हैं, अब उस फहरिस्त में हम जाने वाले हैं। जाहिर ये है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर था या और जजेस जिनके आप नाम ले रही हैं, तो उनमें आज वो भी जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि अगर वो फॉर्म 45 मांगे उनकी डिग्रियां जाली निकल आती हैं, अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करें तो उनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, अगर वो ये कहें कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो ये क्या कहते हैं, नहीं हमें वो जजेस चाहिए। सुन तो आप भी तो उनके खिलाफ कैंपेन्स, जजेस के खिलाफ कैंपेन्स सोशल मीडिया पे आप लोग चलाते हैं। मैं नहीं कहता कि हम लोगों में गलती नहीं होगी, शायद हमें भी गलती होगी, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि आप जजेस को पंजाब पुलिस से भी नीचे लेके जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जस्टिस अब्दुल कयूम, जिसको वो मियाँ शहबाज शरीफ कहते थे, ओ बड़े मियाँ साहब ने क्या फैसला लिख दो, उन्होंने कहा जी हाज़िर जनाब, आपको वो जजेस चाहिए रफ़ीक तारड़ मरहूम जो ब्रीफ केस लेकर जाते थे और बलूचिस्तान में जजेस को ख़रीदते थे। कल हमारा एहतजाज आज़ाद अदलिया के साथ था, कल हमने बता दिया है ये आज़ाद अदलिया पे हमलावर हो चुके हैं, और आज़ाद अदलिया पर हमलावर होने का मतलब डॉक्टर मारिया ये है पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर होना, पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर होना। एक वाहिद इदारा फिर भी बच गया था, बाकी तो हर इदारे को इन्होंने अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन कल एहतजाज में हमने बता दिया है कि पूरा मुल्क आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, और हम आने वाले दिनों में कल ट्रेलर चला है, एक बताऊं आपको, कल ट्रेलर चला है, फिल्म बाकी है, फिल्म बाकी है, और अब आप देखेंगे। आप कह रहे हैं कि 9th में पार्ट 2 आने वाला है। 9th में तो ये रात करने जा रहे थे, वो तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमने गालियां सुन ली अपने कारकुनों की, हम पीछे हटे। मैं तो खुद उसका आई विटनेस हूँ कि जब वहां पर रात के 8:30-9 बजे डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, छतों के ऊपर से फायरिंग हुई है। मेरे पास एम्प्टीज मौजूद है, शायद आपने वो देखा हो, जो खाली खौल थे जो फायरिंग के थे। लेकिन ये मैं फिर अर्ज करूं, मैंने कहा ना ट्रेलर हुआ है, अगला अक्टूबर नवंबर, हमें पता है इन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। ये राना सनाउल्लाह का बयान निकाल लें कि जो जैसे जमानतें होंगी हम कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले बुशरा बेगम जो इमरान खान की मिसेज हैं, उनको दुपट्टा उतार के सर का उनके बालों की तलाशी लेते रहे जेल के अंदर। ये है इनका रवैया, ये है माओ बहनों बेटियों के साथ रवैया। इसलिए हमने फैसला किया है अक्टूबर या नवंबर एंड है डॉक्टर मारिया, हमारी फाइनल कॉल होगी, और फाइनल कॉल होगी अडयाला की। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं मेरे ये रिकॉर्ड रखिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखिए ना, रिकॉर्ड ना करें। आपका चीफ मिनिस्टर जो है, आपका चीफ मिनिस्टर, उसने भी जो है वो एक डेडलाइन दी थी, उसको गुजरे हफ्ता हो गया। चीफ मिनिस्टर ने क्या डेडलाइन दी थी? नहीं, चीफ मिनिस्टर ने डेडलाइन अडयाला की नहीं दी थी, अडयाला की दी थी। सुन तो ले मेरी गुजारिश, अडयाला की दी थी। वो हमने ये कहा था कि अब हम सड़कों के लिए एहतजाज पे आ चुके हैं। पुलिस साहब अगर वो निकलवा सके तो जरा निकलवा दें। हो सकता है अडयाला का हो, लेकिन मैं आपको फाइनल प्रोग्राम दे रहा हूं। फाइनल प्रोग्राम सुन ले डॉक्टर मारिया, पुरअमन आएंगे, ये हम पे गोलियां चलाएं, शेलिंग करें, और इससे इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं रह गया हमारे पास। जब आपने अदलिया को तबाह कर दिया, जब आपने कहा कि हम जैसे इमरान खान बाहर आने लगेंगे हम कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे, कोई ना कोई FIR डाल देंगे, झूठे मुकदमे 200 मुकदमे तो और हो गए हैं, एक साल से ऊपर हो गया। कल के भी 2 हो गए। वो जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या जी कि वो इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ करवाया। सो हम ये समझते हैं तंग आमद बजंग आमद, मैं बार बार कह रहा हूं, हम इसके बावजूद कि रात में इन्होंने गोलियां मारी हैं, शेलिंग की, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम अडयाला जेल के सामने पूरा पाकिस्तान बैठेगा, और उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा नहीं हो। चले, मैं जरा मंदुखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदुखेल साहब क्या हमारे साथ, अच्छा वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट हैविंग सेड दैट एक जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये, मैं एक सवाल, मैं एक बात और कह दूं कि ये जो आप कह रही थी 63A, इनके प्लान सारे यही हैं। आप ये कर क्या रहे हैं कि पहले हमारे जजेस MNS को तोड़ने के लिए आपने खुद देखा हमारी माँ बहनों बेटियों को अगवा किया गया, और क्या कहा कि अब माँ बहन को ले गए, MNA को कहा वोट दो, किसके लिए? हमने आईनी तरमीम करनी है, हमने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देनी है, हमने आईनी कोड बनानी है, हमने धांधला बचाना है। ठीक है, माँ ले जाओ, वोट दो, माँ ले जाओ, वोट लो, बेटी दे जाओ। ये हालात हैं। मैं जरा मंदुखेल साहब से पूछ लूं। मंदुखेल साहब, जो तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे हैं प्लान B की, क्या वो कल के 63A से जो है वो मुंसलिक है? आपकी असेसमेंट? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए मैं एक चीज बताऊं, बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में वकला से जो खिताब किए पिछले हफ्ते, यही बात वकला ने सवाल की है।
58(2)B के तहत जहाँ नवाज शरीफ साहब की बीबी शहीद की हुकूमत ख़त्म की गई है और वो चीज़ सदर पाकिस्तान ने ख़त्म करके इख्तियारात तो उसको दिए और उसके बाद ये समझ ले कि अदलिया ने वो अपने हाथ में ले ली। अदलिया को किसने इख्तियार दिए कि एक वज़ीर आज़म को खड़े खड़े फारिग कर दे और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तलवार ऐसे इनके हाथ में हथियार आया हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नाजिल है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट के इख्तियार पार्लियामेंट के पास और किसी जज के पास नहीं होना चाहिए और खास तौर पे उन जजेस को जो जिनकी अपॉइंटमेंट भी डायरेक्ट आई है, कोई मेरिट पे नहीं हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी डिबेट है जजेस के अपॉइंटमेंट, जहां मैंने पीटीआई के दौर में बिल दाखिल किया था और वो पास नहीं हो सका कि भाई एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान पूछते हो, हाई कोर्ट का जज आप चैम्बर के लोगों को चाचे मामे भांजे भतीजे और जूनियर लोगों को क्यों लेते हो? और यही हाल है जो दुनिया में हमारा इस वक्त जुडिशियल सिस्टम 141 नंबर पर है। तो ये समझ लें कि जो साहब एक जो अब आप भी करना चाह रहे हैं उस पे भी ये सवालात उठ रहे हैं कि पिक एंड चूज होगा, अपनी मर्जी का जो है वो जज लगाया जाएगा, अपनी तमाम पार्टीज में जो है वो वकीला मौजूद हैं जो मंजूर नजर हैं वो जाएंगे। सुन ले, माजी में जो बड़े बड़े जज जो ने सिफारिशों पे भर्ती हुए थे, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, गुलजार, ये सारे आपके सामने नमूने पाकिस्तान में आ चुके हैं। बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि जज का अपॉइंटमेंट जो ना कोई सिंगल जज करे, माजी में तो यही होता है बल्कि अभी भी यही है। हम ये कहते हैं कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस हाई कोर्ट के वो नाम रिकमेंड कर दे, फर्द वाहिद को इख्तियार न दे, उसमें कौन सा गलत बात है? इसमें 5 जब सीनियर जज हाई कोर्ट के नाम रिकमेंड करेंगे तो ये कहना किसी गरीब का बच्चा भी ये कह सकता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक जुडिशियल पैनल है, एक पार्लियामेंट्री पैनल है। पार्लियामेंट्री पैनल में 2 लोग ऑपोजिशन से होंगे, बाकी सब जो हैं वो हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। तो वीटो पावर तो जो है वो चली गई ना, हुकूमत के पास चली गई। रबर स्टैंप है। बंदोखेल साहब, रबर स्टैंप होती तो आप लोग बिल्कुल ये काम नहीं करते सर, नहीं करते ना। अभी जो जा रही है सर, अभी जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैं तो चेंज करना चाह रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ ना। उसमें तो आपके पास लॉ मिनिस्टर आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया, 2 आपके अपने लोग हो गए, 2 ऑपोजिशन से आए, क्या बचा उसमें? वीटो पावर तो सारी हुकूमत के फेवर में टिल्ट करती है। नहीं डॉक्टर मारिया गलत इंटरप्रेट करी वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे ये कहना कि हाई कोर्ट का 5 सीनियर जज नाम भेजेंगे तो उसमें फिर हमारा तो कोई बंदा नहीं है, कोई सरकारी आदमी नहीं होगा। 5 जो मोस्ट सीनियर जज है वो नाम रिकमेंड करेंगे बजाय फर्द वाहिद का। आपको पता है माजी में एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐसा रहा जिसने पंजाब से अपने दामाद को एनरोलमेंट चेंज कराया, यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई तब जाके छोड़ना पड़े। माजी में ऐसे भी जज रहे सिंध हाई कोर्ट के आपस में कजन। डॉक्टर मारिया एक बात जी बोले, देखिए मुझे हमें इन लोगों की मजबूरियों का अंदाजा है, दे आर नो बडीज। डॉक्टर मारिया मेरे ख्याल में अब आप थोड़ा सा मेरे पास भी आ जाए, मैं मुझे भी थोड़ा मौका दे। मेरे ख्याल में मेरे पास तो पहले ही मेरे टाइम मिला है, मेरे पास आ जाए तो वेरी। आप अगर कुछ ऐड करना चाह रही हैं आप बता दें, वो फिर अगर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, क्योंकि जजेस का जो ये प्रोसीजर है इंडक्शन का। मैं बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं आप ये कहना चाह रही हूँ कि इनको बुशरा मानेका के बालों की तो बहुत फिक्र है, लेकिन इनको ये बिल्कुल याद नहीं रहा कि इन्होंने मरियम नवाज साहिबा को जब डेथ सेल में रखा हुआ था तो उनके कैमरास लगाए हुए थे उनके सेल में जो खुलते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वो भी इनको भूल गया किस तरह से जब वो होटल में अपने हस्बैंड के साथ कराची में थी तो किस तरह से उनके दरवाजे तोड़ के ये लोग अंदर दाखिल हुए थे। इनका हाफजा बहुत कमजोर है, इनको प्लीज बादाम थोड़े से आप पहुंचा दिया करें। और जजेस का जहां तक ताल्लुक है डॉक्टर मारिया, इनको तो गुड टू सी यू वाले जजेस चाहिए। जब इनकी मर्जी के जब फैसले आते हैं फिर तो ये बहुत खुश होते हैं, और जब नहीं आते हैं तो फिर ये उन पर तबर्रे भेजते हैं। आपने देखा कितनी घटिया मुहिम इन लोगों ने चलाई है काजी फाइज ईसा के खिलाफ। इनको कोई ना शर्म है ना कोई हया है, और इनका तो सारा जो पार्टी है वो कौन चला रहा है? जिब्रान इलियास चला रहा है। आप और बसरा साहब जो बातें कर रहे हैं दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ ये कि आज आप जो है वो आप इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं, कल ये मुस्तफीद हो रहे थे। पॉइंट ये कि इस मुल्क में किसी को भी रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, माई वे और द हाईवे चाहिए और कुछ नहीं है। डॉक्टर मारिया गलत कह रही हो आप, डॉक्टर मारिया गलत कह रही हो। मुझे बात कर लेने दे, अब
आप दोनों ने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कभी जजों के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाया। मंदोखेल साहब, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। मंदोखेल साहब, आपकी हुकूमत, अभी मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि पहले जो बसरा साहब की हुकूमत थी 18 से 22 और उसके बाद जो इस वक्त इनकी PMLN की हुकूमत है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अपनी मर्जी के जजेस चाहिए। हमारी बात ये है, मगर आप पीपल्स पार्टी की तारीख देख लें, आपने साकिब निसार का नमूने टाइप के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मंदोखेल साहब, मैं तो बात कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ। वो क्या हिस्ट्री छोड़ के गए वो सबके सामने। मैं वो मत बोलिएगा, मैं किस दरमियान नहीं बोल रहा। डॉक्टर मारिया, यकीन माने इनको ना कोई संजीदा पब्लिक लेती है, दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं। अब वो मियाँ नवाज शरीफ, हमें अफसोस है इस बात का, वो बेचारा किस ज़माने में लीडर था, अब वो मियाँ नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, अगर वो बेचारा खुद हार गया है तो मुझे बताएं इनमें से जीता कौन है और कौन सी सियासत, कौन सी पार्टियां, कौन सी वजारत उस्मा, कौन सी वजारत आला। और हमें अफसोस है कि पार्टियों को स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से, मैं बिल्कुल ये नहीं, मेरा तरफ तहरीक इंसाफ से इस वक्त सिर्फ एक जमात है पाकिस्तान में, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी भी अंदरून सिंध की पार्टी है 20 से 30 सीटों की। अब इनकी मजबूरी है, मजबूरी क्या है, जो इनको कहा गया इन्होंने करना है। अंसार अब्बासी साहब की आप निकाल लें, वो बड़े आपको पता है बतौर स्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन के तौर पे आते हैं, या मुनीब को सुन लें, वो पता क्या कहते हैं, इनको ऑर्डर मिला है कि आपके पास 2 महीने हैं, अगर आपने ये तरामीम पास ना करवाई तो आप अपने घर जाएं। फैसल वाडा का बयान सुन लें, वो किसकी तर्जुमानी करते हैं, उन्होंने कहा ये नाअहल लोग हैं। भाई बात ये है, वज़ीर आला वैसे किसकी तर्जुमानी करते हैं? वज़ीर आला मैं बताता हूँ, वज़ीर आला तर्जुमानी करते हैं कि केपी के अंदर आज दूसरा मौका नहीं देते केपी वाले किसी को, उनकी एक ट्रेडिशन है, वहां पे और कोई पार्टी बची नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के। और आज अब कर क्या रहे हैं कि वहां का एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, आप कहते हैं कि नहीं तुम दाखिल नहीं हो सकते, और उस पे आंसू गैस मारते हैं, शेल मारते हैं। मेरी गुजारिश सुनिए, क्या करें? गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे ये बताएं कि वो एक पूरे प्रोटोकॉल के हिसार में आते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है, सिक्योरिटी भी है, उनके पास असला भी है, वो पूरी क्रेन्स भी लेके आते हैं, टोल प्लाजा पे आते हैं, देखते हैं, अच्छा जी वक्त खत्म हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, अच्छा जी सुन ले मेरी बात, जाने नहीं दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। जो गरीब कारकुन आपके साथ खड़ा है, जो आप लोग शेलिंग खा रहे हैं, जो गरीब लोग आपके साथ शेलिंग खा रहे हैं, वो क्यों खाएं अगर वजीर आला उनको लीड करने नहीं आ सकता? पहली बात तो ये है, अब हमारे कारकुन का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कल मैंने आंखों से देखा, हम एहतजाज खत्म करना चाह रहे थे कि 9 मई दूसरा बनाने की कोशिश हो रही है। मैं बात मुकम्मल कर लूं, गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरी बात मुकम्मल कर लें। कल अगर आप कहती हैं क्या, आप निकालें ना वो सीन, अगर आप दिखा सके आपका टीवी, कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को किस तरह शेल मारे गए, आजम स्वाति को दिखाएं, आप मिनिस्टर्स को दिखाएं कि वहां पर शेलिंग हो रही है, डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। और फिर क्या किया, अब अगर हमारे पास भी तो चीफ मिनिस्टर थे ना, जिस तरह ये फायर मार रहे थे, अगर सामने से फायर आते, वहां से शेलिंग आती तो क्या होता? आपने वहां पर, हमने पुलिस वालों को पकड़ लिया हमारे लोगों ने और उनको रेस्क्यू किया, और वो वर्दियां छोड़ के भागे वहां से पुलिस वाले। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे खाना जंगी हो। मैंने स्टार्ट में आपको यही बात कही थी। आप तो सूबाइयत को फरोग दे रहे हैं, सूबाइयत को आप फरोग दे रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी अगर तहरीक इंसाफ है जो पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी लेके आती है, वो आप उनको सूबाइयत पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, जेड़े कहते हैं लाहौर लाहौर में उनका सियासी जनाजा निकल गया, तो आप क्या बात करती हैं? एक बात करने दें, सूबाइयत तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है डॉक्टर मारिया, जो फेडरेशन की पार्टी है, जो फेडरेशन की पार्टी है, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, जो इस लगी हुई आग को, जिसमें पाकिस्तान जल रहा है, उसको बचा सकती है, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। ये तो बेचारे कोई अंदरून सिंध की पार्टी है। जरा बात सुन ले जी मंदोखेल साहब, इनकी क्या सुने, देयर इररिलेवेंट डॉक्टर मारिया, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के लोग नहीं है, ये सियासी जमातें नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, ये बिल्कुल, ये अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं पठानों को लेकर आऊंगा, नहीं, मेरी बात सुने, क्या पठान पाकिस्तान की कौम नहीं है?
नहीं, क्या पंजाबी पाकिस्तान की कौम नहीं है? क्या बलोची पाकिस्तान की कौम नहीं है? क्या सिंधी पाकिस्तान की कौम नहीं है? क्या गिलगित वाले पाकिस्तान की कौम नहीं है? क्या कश्मीर वाले पाकिस्तान की कौम नहीं है? पाकिस्तान इमरान खान है। आप कह रहे हैं कि पठान लेकर आऊंगा, मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। ऑलरेडी मैं बताता हूं डॉक्टर मारिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा है, पूरा पाकिस्तान और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। एनफ इज एनफ। आप पाकिस्तान पर हमलावर हैं, आप आजाद अदलिया पर हमलावर हैं, आप हमारी माओ बहनों बेटियों पर हमलावर हैं, आप इमरान खान पर हमलावर हैं, आप हमारी बहन बुशरा बेगम को आज जो पर्दादार खातून है उनका दुपट्टा उठाकर उनके बालों की तलाशियां ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको लोगों को। माँ बहनें बेटियां सबकी साझियां होती हैं। 80 साल खातून को कल आपने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, हमारी सिमाबिया को हमने उसका दुपट्टा छीना। क्या कर रहे हैं आप लोग? और एक खातून कहती है मैं वजीर आला हूं। ये इनके पल्ले ये है कि वो खातून टिकटॉक्स बनवा लें। मरियम नहीं है, वो 220 वोट लेके आई है। मरियम के साथ क्या हुआ? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप एक काम करें, मेरा चैलेंज है कि मरियम बीबी का दिखाएं पंजाब के लोगों गेस्ट हाउस में रहती थी, जिस 4 स्टार होटल में रहती थी, और हम डेथ सेल में इमरान खान रह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, डॉक्टर मारिया बाइक भी पड़ी है, किताबें भी पड़ी हैं, कैसा डेथ सेल है? अपने करतूत भुगतंडे सन, ना वो जो सही था लूटमार ना की ये थी, सही है, जो करप्शन की वो थी, सही था ना ये सही है। मैं फिर कह रहा हूं बाथरूम में लेकिन डॉक्टर मारिया इनसे ना हमारी बहस है, ना इनसे बहस करना चाहते हैं। ये बेचारे बहुत शुक्रिया। मसला यही है कि हम जब इसी में घूमते रहेंगे कि आज हमने जो है वो अपने जो मुखालिफ है उससे बदला लेना है, जो कल हमारे साथ हुआ था वो आज होगा, तो हम इसी विशेष साइकिल में घूमते रहेंगे और मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आई होप वी कैन गेट पास्ट दिस। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।